नमस्ते। सलाम। मैं विभा देशपांडे, पुणे, इंडिया से। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कई सारे पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स किए हुए हैं और बच्चों और पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग का भी काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के जिद के बारे में। मैं अपनी शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करूंगी। एक बच्चा था, अब हम उसका नाम सैफ रख लेते हैं। सैफ 3 लड़कियों के बाद हुआ बच्चा, बेटा, इसलिए अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रेशियस था। उसके दादा दादी के लिए भी बहुत प्रेशियस, बहुत इम्पोर्टेंट लड़का था। तो बचपन से उसने जब भी कुछ मांगा उसे कभी ना नहीं कहा गया। वो अगर कोई खिलौना मांगता उसे हाँ कर दिया जाता था, उसे वो मिल जाता था। वो अगर अपनी दीदी के किताबें मांगता था, अगर दीदी वो पढ़ाई भी कर रही हो तो उसकी माँ उसे कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, आप दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, दे दो ना उसको। अगर माँ ना भी करती तो उसको दादी कहती क्यों रुला रहे हो उसे, दे दो उसको, एक किताब ही तो मांग रहा है, कोई तुम्हारी जान थोड़ी मांग रहा है। तो ऐसा करते करते सैफ को वो आदत जो लग गई कि हर वो चीज जो मांगेगा उसको मिलेगी। जब वह स्कूल जाने लगा तब वहां पे भी उसको लगता था कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है, तो वो जो भी कहेगा वो होना चाहिए। तो स्कूल में बच्चों के साथ उसके झगड़े होने लगे, वो चीजें छीनने लगा, बच्चों को मारने लगा, अगर कोई चीज ना मिले तो जोर जोर से रोने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, टेम्पर टैंट्रम्स दिखाने लगा। तो यहाँ पे फिर उसको काउंसलर के पास भेजा गया और काउंसलर ने कहा कि इस बच्चे की काउंसलिंग जरूरी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे बच्चों की जिद को हैंडल किया जाए। तो पेरेंट्स को क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इंसान का व्यक्तित्व 2 चीजों से बनता है, एक नेचर और दूसरा नर्चर। नेचर माने हम जो लेके पैदा हुए हैं, जेनेटिक मेकअप जो हमारा है, जो हमारे माँ बाप से हमको मिला है, वो हमारा नेचर है, उसको हम बदल नहीं सकते। कुछ बच्चे पैदाइशी बहुत जिद्दी होते हैं, उनकी जिद तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो है नर्चर, और नर्चर का मतलब है जिस तरह से हम बच्चों को बड़ा करते हैं, हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हम उनके सामने एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम कैसे एक दूसरे की बात मानते या नहीं मानते। उसके साथ साथ बच्चों पे समाज का भी प्रभाव होता है। जैसे जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल टीचर का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, अपने पियर्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीजें मिला के जो बनता है वो है नर्चर। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का रहता है। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त भी बच्चों के साथ वो गुजारते हैं, और दूसरी बात ये है कि सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता, सबसे ज्यादा विश्वास बच्चों का अपने पेरेंट्स में होता है। इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों की जिद के बारे में पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? पहली बात कि
ज्यादातर बच्चे जिद करते हैं तो रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं, लोगों के सामने रोते हैं, हमें शर्मिंदा करते हैं। दुकान में कोई चीज खरीदने के लिए जिद करते हैं तो सारे वहां पे जो लोग हैं उनके सामने बच्चा रोने लगता है तो हम शर्मिंदा होते हैं। तो वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए हम काफी बार बच्चे की बात मान लेते हैं। या फिर जब हमारे घर में कोई मेहमान आए हो तो बच्चे जरूर जिद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेहमान के सामने माँ हमें रोने नहीं देगी, या फिर हमारे हमारे टेम्पर टैंट्रम्स वो नहीं चाहेगी, माँ या पिताजी भी हो सकते हैं। तो बच्चे, हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कब क्या किया तो हमारी जिद मानी जाती है, और वो चीजें वो जरूर करते हैं, बार बार करते हैं। तो अगर हम ये समझ उनकी ट्रिक समझ लें तो हम उनको हैंडल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पहली चीज कि बच्चों के रोने को इतना इम्पोर्टेंस मत दो, बच्चा है रोएगा, रोने दो। जब तक कि वो खुद को कोई हार्मफुल चीज नहीं करता है तब तक उसका रोना इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि मेरे रोने पर भी, अगर जब एक बार पेरेंट्स ने ना कहा है किसी चीज के लिए तो वो ना पे अड़े रहते हैं, वो अड़े रहना बहुत जरूरी है। तो वो जब उसको पता चलता है कि मैं कितना भी रो या कितनी भी रो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे उनका वो रोना और जिद करना कम होने लगता है, उनका टेम्पर टैंट्रम्स दिखाना कम होने लगता है। दूसरी चीज उसके साथ साथ हमें जो करनी चाहिए वो ये है कि अगर हम किसी चीज करने से उसे रोक रहे हैं या फिर कोई चीज देने से मना कर रहे हैं, तो उसे ये पता होना चाहिए कि हम वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको उसके पीछे जो लॉजिक है वो हमें समझाना चाहिए। इससे दो चीजें होती है, एक तो वो ना सुनने को तैयार भी होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि वो उसका लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होने में उसकी बहुत मदद होती है। उसे समझ में आने लगता है कि हम जो भी चीज करते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस है, तो वो कॉन्सिक्वेंस सोच के हमें चीज करनी चाहिए, उस कॉन्सिक्वेंस सोच के हमें कुछ भी मांगना चाहिए। काफी बार मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के सामने ये कहने से बहुत झिझकते हैं कि ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो इस वजह से काफी बार जो चीजें हमारे हमारे बजट के बाहर है वो भी बच्चों के लिए पेरेंट्स खरीदते रहते हैं। और इसका फायदा कौन किसको मिलता है? तो बच्चों के प्रोडक्ट्स वाली कंपनियों को मिलता है। वो हमेशा बच्चों के थ्रू हमसे चीजें खरीदवाता है। तो हमें ये बच्चों को बताने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारा कुछ बजट है, हम हमारे पास इतना पैसा है इस चीज के लिए। मैंने ये एक्सपेरिमेंट मेरे बेटे के साथ किया था, और फिर मैंने ये एडवाइस काफी लोगों को भी दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छे से काम कर गया कि मैं जब भी बच्चे को लेके कहीं जाती थी कुछ खरीदने के लिए, अगर उसके लिए भी कुछ खरीदना है, कपड़े हो या खिलौने हो, तो घर में बाहर निकलने से पहले मैं उसको बताती थी कि आज हम ये खरीदने जा रहे हैं, इसमें इतना बजट है, तो इतने बजट में ही हमें खरीदारी करनी, इस बजट के अंदर जो भी तुम्हें पसंद होगा मैं उसको वो खरीद दूंगी। तो बच्चा धीरे धीरे सीख गया कि चीजों की कीमत क्या होती है, कैसे हमें तय करना है कि हमें क्या खरीदना है। और ये सीख सिर्फ बचपन में नहीं, उसको बड़े होने पे भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूजफुल हो गई है। क्योंकि फिर बच्चे कीमत से ज्यादा वैल्यू देखना सीखते हैं कि अगर मैं ये खिलौना लेता हूँ तो मैं कितनी देर, ये सारी चीजें मैं हमेशा बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर ये खिलौना तुम लेते हो तो तुम कितने दिन के लिए खेलोगे,
तो क्या हम इससे इसी बजट में कोई ऐसा खिलौना खरीद सकते हैं जो ज्यादा लंबा चले, ज्यादा दिन तक तुम यूज कर सको। कुछ चीजें अगर हमें लगता है कि वो बच्चों को कुछ गलत सिखा रही है, तो हमें वो कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों के साथ कि ये क्या, इसमें क्या गलत है और क्यों गलत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कि हम उनकी चीजों को, उनकी मांग को ना क्यों कर रहे हैं। शायद उनको ये लगे कि हम सिर्फ इसलिए ना कर रहे हैं क्योंकि हम ना कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है हाँ या ना करना। और इससे कभी कभी बच्चों के दिल में ये भी बैठ सकता है कि पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते, हम हर बार मैं कुछ मांगू तो ना करते। तो इस ना करने में और एक चीज हमें हमेशा याद करनी रखनी चाहिए, वो ये है कि हम कितनी बार हाँ करते हैं और कितनी बार ना करते हैं। अगर हम हमेशा हाँ करते हैं तो भी बच्चा जिद्दी हो सकता है, और अगर हम हमेशा ना करते हैं तो भी बच्चा जिद्दी हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ दे ही नहीं रहे मेरे पेरेंट्स मुझको। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि अगर हर बार हम ना करें तो उनको लगने लगेगा कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं देते, कुछ भी मांगू मना कर देते। तो इन दोनों चीजों का अगर बैलेंस रखें और अच्छी तरह से कम्युनिकेट हम करें तो बच्चों की जिद काफी हद तक कम हो सकती है। ये हुई बात छोटे बच्चों की। और एक एज है जब बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, और वो एज है एडोलेसेंस, जब वो बड़े होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जिद बच्चों की इसलिए होती है, जिद या फिर कभी कभी हम कह सकते कि वो अपने अ, अपने चीज में अड़े रहना, हमेशा वो मांग नहीं होती, वो अड़े रहने वाली बात जो होती है कि मेरी ही बात सही है। तो ये एडोलेसेंस में क्यों होता है? ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप का रिश्ता बच्चों के साथ अच्छा बनने के लिए, क्योंकि काफी बार इसी उम्र में पेरेंट्स और बच्चों का कम्युनिकेशन कम होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि बच्चे अपना खुद का कोई ओपिनियन रखना शुरू कर देते हैं। बच्चों को इस उम्र में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो उम्र है, इस उम्र में बच्चे अपना ओपिनियन रखते हैं क्योंकि वो अपना खुद की सोच उनकी डेवलप होने लगती है, वो अपना ओपिनियन उनका बनने लगता है, इसीलिए वो रखते हैं। हमेशा वो सही हो ऐसा तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हमेशा वो गलत हो ये भी ठीक नहीं है। और अगर वो उनका ओपिनियन है तो हमें वो समझना चाहिए, हमें वो सुनना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझें। जो बच्चा हमने जन्म से 10 या 12 साल तक देखा है, ये वो बच्चा नहीं रहा। वो अब बड़ा हो रहा है, वो अब कुछ समझ रहा है, वो अब खुद की सोच बना रहा है, कुछ खुद के ओपिनियंस बना रहा है, उसकी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। इसलिए, और दूसरी बात ये भी है कि तुम्हारे और हमारे बच्चे के जनरेशन में भी गैप है, तो उसके ओपिनियंस और हमारे ओपिनियंस अलग अलग होंगे। अलग अलग होना इसका मतलब अपोजिट होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है या आपके सिर्फ इसलिए वो ओपिनियन रख रहा है कि आपसे दुश्मनी दिखा सके, किसी तरह अपोजिशन दिखा सके। दुश्मनी नहीं कहना चाहती मैं, अपोजिशन दिखाना चाहे। तो इस उम्र में हमें बच्चों से क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि उनकी ओपिनियंस मैटर करती है, क्योंकि उनकी ओपिनियंस पे ही वो आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करते तो वो गलत धारणाएं, गलत ओपिनियंस के साथ ही बड़े होंगे। यहाँ पे हमें उनके साथ रीजन करना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई चीज अच्छी है और आपको लगता है कि वो अच्छी नहीं है, तो वो अच्छी क्यों नहीं है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात, उनकी बात सुन लेना बहुत जरूरी है। इस उम्र में बच्चों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है बच्चों के लिए। उनमें ये बदलाव होते हैं कि फिजिकली भी बहुत जल्दी जल्दी वो बड़ा बड़ा होने लगते हैं। उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि लड़कियों में उनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। मतलब लड़के और लड़कियों में फिजिकली फर्क दिखने लगता है। उनकी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ती है, उनकी आवाज में फर्क आता है। तो फिजिकली भी बहुत सारे चेंजेस उनमें हो रहे हैं। उसके साथ एडजस्ट कर पाना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। उसी उसके साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में कोई अलग मतलब नई 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 भावनाएं पैदा होती है, नए एहसास होने लगते हैं, जैसे कि सेक्सुअल अट्रैक्शन हो। तो ये इन सारी चीजों का क्या करना है उन्हें समझ में नहीं आता। और इस ऐसे हालात में अगर पेरेंट्स उनको गाइड नहीं करते तो बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइड करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि कम्युनिकेशन अच्छा हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने बच्चे से बात करें कि वो कैसे महसूस कर रहा है, उसको क्या लग रहा है। उसको अगर कोई बेटा या बेटी आपको आके बोले कि मुझे वो लड़का पसंद है या मुझे वो लड़की पसंद है, तो उसको उस पर डांटना नहीं चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि हाँ, ये उम्र है जब आपको ये सब एहसास होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके बारे में कुछ करो। आप कुछ साल रुको और देखो कि क्या क्या बदलाव आता है आप में। अभी आपकी ये फेज है कि आप में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। जो आज आपको लग रहा है जरूरी नहीं कि वही आपको कल लगे। तो आप धीरज रखो। आप कोई पसंद है तो पसंद हो, लेकिन उसको अभी तो आप अपने मन में ही रखो। उसके बारे में कुछ अभी मत करो। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि ये सही वक्त है, तब हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। ये बात बच्चों को ये विश्वास दिलाती है कि माँ बाप हमें सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। इससे बच्चे कम्युनिकेशन जारी रखते हैं पेरेंट्स के साथ, और इसकी वजह से हमें पता चलता रहता है कि बच्चों की दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं तो काफी बार हमें कोई ऐसी घटना होने के बाद ही पता चलता है कि मेरे बेटे के या बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन रखना चाहिए। उनकी ओपिनियंस को सुनना चाहिए। अगर वो सही कह रहे हैं तो मानना भी चाहिए। काफी चीजें ऐसी हैं कि बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे जमाने में हम जब उनकी उम्र के थे तब हमें इतना सारा एक्सपोजर नहीं था, और जितना कम एक्सपोजर हमें मिला है उसी के साथ हम बड़े हुए हैं। ये बच्चे इंटरनेट के जरिए काफी चीजें देखते हैं। उनको हमसे ज्यादा चीजें पता होती है दुनिया के बारे में। हमसे ज्यादा वो जानते हैं काफी बार। तो अगर हमें उनसे कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखना चाहिए, और उनको उसका क्रेडिट भी देना चाहिए। साथ साथ दूसरी बात ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि गलतियां हमसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है। जैसे हम उनके गलतियों पे रिएक्ट करते हैं, जैसे हम उनसे कहते हैं कि माफी मांगो, अगर तुम गलत हो तो माफी मांगो, तो वही रूल हमें अपने लिए भी अप्लाई करना चाहिए। हमें भी माफी मांगनी चाहिए अगर हमने कुछ गलती की हो उनके साथ। इससे बच्चों के दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट कम नहीं होगा, उल्टा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। उन्हें पता चलेगा कि गलती सबसे हो सकती है, पेरेंट्स से भी हो सकती है, और जैसे पेरेंट्स हमें माफ कर देते हैं हम भी उनको माफ कर देंगे। ये भी सीखने को मिलेगा कैसे गलतियों को माफ किया जाता है, कैसे गलतियों को सुधारा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों के सामने मॉडल बन के रखनी है। अगर हम इस तरह से बिहेव करने लगेंगे तो बच्चे इस उम्र में भी ज्यादा जिद नहीं करेंगे।
बच्चों के साथ हमारे माली हालात के बारे में भी डिस्कशन होना जरूरी है, ताकि वो समझ सके कि वो क्या डिमांड कर सकते हैं, वो क्या मांग सकते हैं अपने पेरेंट्स से, ताकि वो समझ सके कि अगर वो कहे कि मुझे अमेरिका में जाके पढ़ाई करनी है और इसके लिए 2 करोड़ रुपयों की जरूरत है, तो और इतने पैसे मेरे माँ बाप के पास नहीं है, तो मैं वो नहीं करूँगा। बच्चे कभी ऐसा नहीं चाहते कि कि उनके पेरेंट्स का अपमान हो, उनको उनके दिल को ठेस पहुंचे, या फिर उनको शर्म आए बच्चों के सामने। तो बच्चे हमेशा चाहते हैं कि माँ बाप का रिस्पेक्ट रखें, लेकिन अगर माँ बाप उनका रिस्पेक्ट नहीं रखते तो बच्चे यही सीखते हैं, हमसे ही सीखते हैं कि रिस्पेक्ट ना रखें। तो ये सारी चीजें हमें खुद मॉडल बनके उनको सिखानी पड़ेगी। जब जब भी बच्चा कोई अच्छी चीज कर रहा है या कोई सही चीज कर रहा है, तो उनके साथ उनका सपोर्ट बन के खड़े रहना, ये भी बहुत जरूरी है, जिससे कि उनका हमारे साथ रिश्ता और भी गहरा हो जाए, उनका हम पे ज्यादा विश्वास बना रहे। तो ऑल इन अ कैप्सूल, बच्चों की जिद सिर्फ ना कहने से नहीं छूटती। हमें उनके साथ जितना हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे बच्चों के साथ, उतना ही बच्चे कम जिद करेंगे। जीरो नहीं मैं कह रही, फिर भी बच्चे जिद तो करेंगे ही, हम भी तो जिद करते हैं। तो बच्चे जिद करेंगे लेकिन कम करेंगे, और अगर हम उनको किसी चीज के लिए ना कह रहे हैं, कोई चीज मना कर रहे हैं, तो कम से कम वो हमारी बात समझने की कोशिश जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा है कि ये मेरे टिप्स, मेरी बातें आपके लिए मददगार साबित हो। फिर मिलेंगे और किसी सब्जेक्ट पे डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।